नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मुझे वैसे पता नहीं था प्रोवेदा का कल्चर क्या है, तो मैं कल ही किसी ऑफिस में किसी से बात कर रहा था, तो अमूमन कल ऐसा कुछ वाकया हुआ। मैंने कहा भाई, जब मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ तो आप नमस्कार करते हैं, जब आपको गुड इवनिंग बोलता हूँ तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो मुझे प्लीज आप बताइए कि मुझे अगर प्रोवेदा ऑफिस में कॉल करना है तो मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि बड़े 17 साल से एक ही आदत पड़ी हुई थी कि जब भी सुबह दोपहर शाम मैं अपनी शादी करने गया तो अपने ससुर जी को सामने से देखा मैंने, शाम के 4 बज रहे थे, मैंने कहा फादर साहब गुड मॉर्निंग। अब उनको शक हो गया, डाउट हो गया कि मैं मतलब किसके साथ बेटी का ब्याह कर रहा हूं, जिसको इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि उसको शाम को 4 बजे गुड इवनिंग बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। सो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, प्रोवेदा में क्या गुड मॉर्निंग बोलते हैं एवरी टाइम? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है और मैं यूपी के एक बहुत छोटे शहर को बिलोंग करता हूं जिसका नाम बस्ती है। आप सबने सुना है? काफी भाई बहन हमारे आए हैं यूपी से, तो सबको मालूम होगा। तो मैं वही गांव में पैदा हुआ था बहुत साल पहले। कितने साल पहले आप अंदाजा लगाइएगा, पूछिएगा नहीं। तो मैं अपने गांव के बारे में बस थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वहां पर जो बिजली गई ना, वो 2016-17 में गई, यानी मोदी गवर्नमेंट के अंदर गई। तो आप सोचो, जब मैं पैदा हुआ रहूंगा तो मेरे गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहा होगा? ना ढंग के स्कूल थे, ना कोई मतलब एक माता पिता का शौक होता है उसके बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो उतने उस टाइम पे क्या रहा होगा गांव में। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने योग्य हुआ, तो मेरे फादर साहब जो है, मेरी मदर, मेरे फादर सब हम लोग शहर में आ गए और मैंने पूरा स्कूलिंग किया अपना बस्ती से, और फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। तो जब मैं 10+2 में था तो इंजीनियर बनाना चाहते थे मेरे घर वाले मुझे, और मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे कुछ भाई यहाँ से आके कह रहे थे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुई है, मैं उतना बहुत अच्छा मैं मेहनत करता था बचपन से। तो घर वाले चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी और मैंने इंजीनियरिंग की जो कंपटीशन होती है दाखिले के लिए, उसको मैंने बीट करा। पर घर के हालात कुछ ऐसे हो गए, जब मैंने 10+2 पास किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने का मौका आया, कि मेरे फादर को मैंने देखा कि वो बहुत परेशान थे कि अगर वो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा देते तो मेरे जो बाकी भाई बहन थे ना, उनके एजुकेशन में प्रॉब्लम आती। और मैं घर में बड़ा था और बड़ा बच्चा हमेशा बहुत सेंसिटिव होता है। तो मैंने देखा कि यार, अगर मैं वहां चला जाता हूं तो मेरे पीछे मेरे फादर या मेरे जो फैमिली है वो बहुत सफर करेगा, और मैं ऐसा चाहता नहीं था। तो मैंने अपने फादर को कन्विंस करा। ये मेरा पहला ड्रीम था जो मैं पूरा नहीं कर पाया, वो टूट गया था, कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, या मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स चाहते थे, और हालातों के वजह से हम वहां इंजीनियर नहीं बन पाए थे। तो मैंने फादर साहब से कहा कि एक इंजीनियर जो है वो भी तो अपने ऑफिस में किसको रिपोर्ट करता है? वो आईएएस को करता है, पीसीएस को करता है। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाऊंगा, ग्रेजुएशन करूंगा और मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, और मैं एक आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, मैं ग्रेजुएशन में था, और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, क्योंकि घर के हालात अच्छे होने के बजाय और बुरे हो रहे थे, तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मुझे मौका मिला पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का, और वहां से मेरे लाइफ की दिशा बदल गई। एक शाम मुझे एक मेरे दोस्त ने ऐसी एक ट्रेडिंग मीटिंग सेमिनार्स के अंदर लेके गया, और जब मैंने वहां पर लोगों को सुना, लोगों को देखा, तो मैंने कहा अरे यूपीएससी, क्योंकि 2 साल वहां यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान मुझे पता लग गया था बहुत टफ है। मैं चाहता तो, लेकिन इतना आसान नहीं है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। लेकिन ये काम मुझे बहुत आसान लगा कि जहां पर यार मतलब हर एक के सपने पूरे हो रहे हैं, प्रोडक्ट लेना है, लोगों को दिलवाना है, और यही तो काम है। ये तो कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, ना बिना पढ़ा लिखा यानी अनपढ़ गंवार भी व्यक्ति कर सकता है, गांव में रहने वाला कर सकता है, शहर में रहने वाला कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जवान कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो मैंने कहा ये काम मैं करूंगा, और मैंने अपने फैमिली में डिस्कस किया। आपको क्या लगता है? मेरे घर वाले बहुत आराम से राजी हो गए होंगे? कोई भी राजी नहीं हुआ, सब मेरे खिलाफ हो गए। और मैं 1 साल 1.5 साल तक, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम करता रहा। पढ़ता लिखता कम था, प्लान ज्यादा दिखाता था, पर कुछ नहीं कर पाया। और इस बीच मैं ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि घर वाले मेरे बिल्कुल अगेंस्ट, अब मुझे 1 रुपए का वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ना मॉरल सपोर्ट था, ना फाइनेंशियल सपोर्ट था, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे बिजनेस भाने लग गया था।
तो मैंने कहा मैं अपना बिजनेस बनाऊंगा और मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, एक बिजनेस शुरू किया। और क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, ट्रेडिशनल बिजनेस आपको पता है, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो पैसे तो बहुत चाहिए। तो क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझा था, नेटवर्क की ताकत समझा था मैं, और मुझे जो जो कहते हैं ना पैसिव इनकम, वो समझ में आ गया था। तो मैंने कहा मैं ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू करूंगा, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट जो गोल है वो पैसिव इनकम अर्न करना होगा। तो मैंने कहा कि मैं एक पीसीओ मशीन लाता हूं, एक फोटोकॉपी मशीन लाता हूं और उसका व्यापार शुरू करता हूं। ये बात है 2001-2002 की। तो मैंने कहा मैं एक शुरू करूंगा, फिर एक अच्छे से एस्टेब्लिश करूंगा, फिर दूसरी फ्रेंचाइजी दूंगा, फिर तीसरा, ऐसे हिंदुस्तान भर में मेरा एक पूरा स्टोर होगा, है ना, जहां पर लोग आएंगे, फोटोकॉपी करवाएंगे, पीसीओ से बात करेंगे और मेरा व्यापार बहुत चल जाएगा, हर जगह एम्प्लॉय होंगे और मैं बैठा रहूंगा, मैं विदेश घूमूंगा, मैं गाड़ियों में चलूंगा। ऐसा मेरा सपना था। मेरी उम्र थी 18-19 साल। तो उसके बाद मैंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 1 लाख रुपए का लोन लिया। एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है पीएमआरवाई, वहां से मैंने लिया और मैंने वो अपना बिजनेस सेटअप शुरू कर दिया, मतलब चालू कर दिया पूरा बिजनेस। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया जो जिनका ये कहना था उनको बहुत तजुर्बा है उस बिजनेस को रन करने का। लेकिन 5-6 महीनों में वो बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, वो पूरा का पूरा हमारा शटर शट डाउन हो गया। और अब क्या, क्योंकि लोन से मैंने बिजनेस शुरू किया था, अब मैं रीपे तो नहीं कर पा रहा था जो ईएमआईज थी। तो क्या हुआ कि बैंक से मैं बैंकरप्ट घोषित हो गया और जो हमारा फाइल था ना वो बैंक से निकल के शासन के पास आ गया। मतलब गांव में एक अमीन होते हैं, अगर आप है ना, राइट, आप जानते होंगे आशीष जी। तो हमारे यहाँ नोटिस आने लग गई और मुझे पुलिस ढूंढने लग गई। मतलब वो सारे ढूंढते थे कि भैया तुम चुकता करो नहीं जेल जाओ, चुकता करो नहीं जेल जाओ। अब एक व्यक्ति जिसकी उम्र रही हो 20-21 साल, आप सोचो अगर उसके साथ में ये हो जाए, और सब घर वालों ने बोला ये बेकार हो गया, ये लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है, दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी, पड़ोसी बात नहीं करते थे, अपने बच्चों से मिलने नहीं देते थे। तो ऐसे सिचुएशन थी मेरी वो टाइम पर। आज तो बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, पर वो बहुत टफ टाइम था मेरी लाइफ का। लेकिन उसमें लर्निंग मुझे बहुत मिली। पहली लर्निंग मुझे, आज जब मैं सोचता हूं कि वो बिजनेस मेरा फ्लॉप क्यों हुआ था, मेरे अंदर एक अच्छी चीज है बहुत बढ़िया, मैं एनालिसिस बहुत करता हूं। अगर मैं किसी से मिलता हूं, कोई सिचुएशन में होता हूं, कुछ और होता है, तो मैं अपना दिमाग चलाता हूं, क्योंकि ईश्वर ने दिया है ना, ये हर एक के पास दिया है, हर एक के पास अपना है। तो मैं सोचता था मैं उस बिजनेस में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। तो मुझे समझ में आया कि वो बिजनेस तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो समय सही नहीं था उस बिजनेस में जाने का। क्योंकि अगर आपको याद हो 2002-2003 से मोबाइल आना शुरू हो गया था, टावर्स लगने शुरू हो गए थे, बीएसएनएल आ गया, हच आ गया था और एयरटेल आ गया था, न जाने रिलायंस आ गया था उस टाइम पर। तो लोग अब पीछे नहीं जा रहे थे फोन करने के लिए, लोग मोबाइल खरीद रहे थे। और मैंने उस गलत सही समय में एक सही बिजनेस का चुनाव किया था, जिसकी वजह से मैं फ्लॉप रहा था। ये बात मुझे एक लर्निंग मिल गई लाइफ के अंदर। दूसरा, मैंने वो बिजनेस शुरू किया था किसी और के भरोसे। तो मुझे जिंदगी में एक सबक मिला, अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे सबसे पहले उस चीज का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। किसी के चढ़ाने पे, हमें झाड़ पे नहीं चढ़ना है। ये मुझे लर्निंग मिल गई लाइफ के अंदर। तो उसके बाद अब क्योंकि ना पैसे थे, ना नाम बचा था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे पता लगा किसी से कि मुझे कुछ तो करना था, कि भाई एक जॉब है जहां पर मैं शायद अगर कोशिश करूं तो मैं वहां पर फिट हो सकता हूं। और वो जॉब थी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो मैं किसी की मदद से एक छोटी कंपनी के अंदर शामिल हो गया और 1 महीने के बाद समझ में आया कि यार ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं शायद गलत जगह आ गया हूं, यहां पर मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं है। तो 1 महीने रहने के बाद, अब क्योंकि लर्निंग मिल चुकी थी, तो मैंने समझा कि अच्छा मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बनने के लिए मेरे अंदर क्या हुनर होना चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज मैंने समझा। और फिर मैंने एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी के साथ ज्वाइन करा 1 महीने के बाद, और मैं वहां पर बहुत सक्सेसफुली काम करा। 1 साल में एज अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया, अगले साल मैं प्रमोट हो गया एज अ फर्स्ट रैंक मैनेजर। अब मेरे पास पैसे भी हो गए, बैंक का लोन भी मैं चुकता कर रहा था, अच्छे कपड़े भी पहनने लग गया था, सेकेंड हैंड स्कूटर से अपना करियर शुरू करा था, फिर एक मोटरसाइकिल ले ली, फिर दूसरी मोटरसाइकिल ले ली, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 2 ढाई 3 साल जैसे होने को हुए, तो एक शाम फिर एक भाई से मुलाकात हो गई और उन्होंने फिर से वापस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के ऊपर डिस्कशन किया और फिर मैंने दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। ये महीना है अप्रैल 2005। एक बहुत छोटी कंपनी के साथ मैंने अपनी शुरुआत करी, बिना कुछ जाने समझे। कुछ चीजें मुझे समझ में आई थी, जब मुझे वो प्लान दिखाया गया, वो प्रोडक्ट बताए गए, तो मैंने अपना दिमाग में जाके ना कैलकुलेशन किया
मैंने कहा यार लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जब मैं व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, और जब मैंने पहली कंपनी वो देखी थी तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ था? मैंने मेहनत तो करी थी पर सफलता क्यों नहीं मिली थी? बहुत ओपन माइंड होके मैंने समझा। मैंने कहा यार वो कंपनी के अंदर क्या था कि जो प्रोडक्ट थे बहुत एक्सपेंसिव थे और जिनके बीच में मैं रहता था वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या था कि उस कंपनी को शुरू करने के लिए एक मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, 4,000 4200 4500 रुपए का, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा हर महीने वो बिजनेस जीरो पर आ जाता था। उस बिजनेस के अंदर अगर हमें ट्रेंड होना है तो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट जाता था और प्लान ऐसा था जो डुप्लीकेबल नहीं था। लेकिन जब मैंने अप्रैल 2005 में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा तो मुझे जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने कहा इनके प्रोडक्ट बहुत रिजनेबल प्राइस के ऊपर है, इनकी स्कीम्स बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत नई है, इंडियन कंपनी है ना, और मार्केटिंग प्लान बहुत प्यारा है। तो उस टाइम का जो वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान हो सकता था मार्केट के अंदर, मैंने उसका चुनाव किया था। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, किसी ने दिखाया, मेरा दिमाग लगा, मैंने शुरू कर दिया, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात उस कंपनी के ओनर साहब से हुई, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने बहुत मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड किया। तो जब मेरी मुलाकात 2-3-4 महीने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने का, और जब मैंने उनको देखा, उनको सुना, उनको समझा, उनके साथ बैठा, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस किए, तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस के अंदर बेइंतहा काम करना है और बेइंतहा नाम बनाना है। और अब आज से इस बिजनेस के अंदर मैं तब तक बना रहूंगा चाहे पत्थर पदे, आदियां चले, लोग आए लोग जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक इस 5% से शुरू करके जो उनका टॉप लेवल है मैं वहां तक नहीं पहुंच जाता। ये मेरा कमिटमेंट था पहले दिन उस बिजनेस को ज्वाइन करते टाइम। तो मैं आपसे कहूंगा, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन तो कर लिया था, पर जो कहते ना ज्वाइन करके काम करना, वो काम मैंने किया था उस व्यक्ति को मिल करके। क्योंकि जब मैंने वो कंपनी शुरू करी और पिछली कंपनी में कुछ लोगों से बात करी तो लोग मुझे क्या कहते थे, अरे ये कंपनी कुछ कर पाएगी? एक एम्प्लॉय ने कंपनी शुरू करी है, ना ढंग की ऑफिस है, ना ढंग के प्रोडक्ट है, अरे ये तो बंद हो जाएगी 6 महीने में, ये तो 1 साल में बंद हो जाएगी, ये तो 2 साल में चली जाएगी। ये बात लोग कहा करते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो तब मैं एक चीज लोगों से बोलता था कि देखो, प्रोडक्ट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल का, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी छोटी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति है ना, जो ड्राइव कर रहा है, अगर वो अच्छा है ना तो ये सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब अच्छा हो ना, अगर वो अच्छा नहीं हो, सब अच्छा बुरा हो जाएगा। बात समझ आने की। तो मैंने उस व्यक्ति को 17 साल पहले ज्वाइन किया था और मैं 17 साल तक उस बिजनेस के अंदर काम करता था। जीरो से शुरू करके टॉप लेवल तक पहुंचा। हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर मैंने अपना नेटवर्क बनाया। जहां जहां वो कंपनी गई, चाहे नेपाल के अंदर गई, दुबई के अंदर गई, हर एक जगह पर मेरा नेटवर्क रहा और बहुत अच्छा नेटवर्क रहा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मैंने बहुत नाम कमाया वहां से, बहुत सारी पैसे कमाए, बहुत बड़ा लाखों लोग का नेटवर्क बनाया, लगभग 6 लाख लोग हमारे नेटवर्क के अंदर थे। तो सब कुछ मेरे पास में था। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, अगर बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा पैदा होता है? कितना बड़ा पैदा होता है? छोटा सा नन्हा सा। वक्त के साथ क्या होता है? मान लो 18 साल में वो 5 फीट 5 इंच का हो गया, अब क्या होगा 36 साल की उम्र में 11 फीट का होगा। क्यों? गणित तो यही कहती है, मैथमेटिक्स तो यही कहती है। नहीं होगा? होगा ना? देखो, एक लाइफ का एक ये सच है जिसको हमें सबको स्वीकारना पड़ेगा। हर एक चीज की एक अपनी पूरी, अब उसके आगे बढ़ाना है ना तो कुछ अलग हटके आपको करना पड़ेगा। अगर वो अलग हटके और वो बदलाव करने को आप तैयार नहीं तो बड़े नहीं बन पाएंगे आप। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई सभ्यता हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई भी हो। तो 17 साल के बाद हमें और हमारे नेटवर्क को बहुत सारी छोटे छोटे चैलेंजेस आने शुरू हो गए। हमारे पे आउट्स जो जीरो से शुरू होकर यहां तक पहुंचे थे, 10 लाख 11 लाख रुपए महीने हम अर्न करते थे, वो धीरे धीरे डाउन हो रहे थे।
कंपनी बहुत बड़ी हो गई थी, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है, सब कुछ औसम, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे यहां पर एक प्रैक्टिकल एक चैलेंज आ रहा था हमको कि हमारी जो निचले एकदम लेवल, बेस लेवल पर जो हमारी लीडरशिप थी ना, वो बहुत सफर कर रही थी, वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो हमने बैठे, हम अपने नेटवर्क से बात कर रहे थे, बाकी हमारे जैसे अभी गौरव जी कह रहे हैं, गौरव जी से हमारी बातचीत होती रहती थी, हम ऐसे बहुत सारी हिंदुस्तान की लीडरशिप से बात होती थी। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाले और वो पॉइंट लेके मैं अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के साथ बैठा, अपने सीनियर्स के साथ बैठा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि उनका ये मानना था जो तरीका उनका है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वही बेस्ट है, सबसे अच्छा है। मुझे कुछ हमारे लोगों ने सलाह भी दी कि यार तुम्हारी चेक तो 4-5 लाख रुपए है, बिना कुछ किए कुछ थोड़ा हाथ पैर चलाओगे 7-8 लाख रुपए कमाओगे, तो ये पैसा कम तो नहीं होता ना। मैं आपसे पूछता हूं ये पैसा कम है क्या आज के दिन पर? बहुत अच्छा है, मेरे पास अच्छा घर है रहने को, अच्छी गाड़ियां हैं मेरे पास चलने को, पूरी दुनिया मैंने ट्रेवल करी है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे फॉलोवर हैं, ये सब स्टेक पे लगा के मुझे कोई डिसीजन लेना था। और जो वो समझा रहे थे बहुत अच्छा समझा रहे थे, पर मुझे एक बात समझ में आती है, सफलता के लिए ना जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका दूरदृष्टि। बात समझ में आ रही कि नहीं? 2005 में जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया था वो हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी को नहीं मैंने ज्वाइन किया था, वो मैंने एक बहुत छोटी नन्ही कंपनी को ज्वाइन किया था। लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये कहता था एक दिन ये बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि उसके कुछ बेसिक रीजन थे, बहुत कैलकुलेटिव रीजन थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैंने कभी 17 साल पीछे मुड़ के दाएं बाएं इधर उधर देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपको पता है एक बहुत टफ टाइम था पूरी दुनिया में, कोविड का। तो कोविड के टाइम पर मैं बिस्तर पर चला गया और बहुत सारे लोगों की दुआओं से शायद आज मैं यहां पर हूं। तो मैं हॉस्पिटल में रहा, बहुत सारे लोगों ने मान लिया था पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने भी वो बुरा टाइम देखा, मेरे आगे वाले का न्यूज सुबह आ रहा है, पीछे वाले का शाम को आ रहा है, इधर उधर, और मैं अपने नंबर का वेट कर रहा हूं। तो ऐसा भी टाइम मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा और तब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गया। तब मैंने कहा नहीं, हमारे और आपके पास में ना सीमित सांसें हैं और कब ये सांस छूट जाएगी हम में से किसी को नहीं पता। ये कहने वाली बात होती है कि मुझे मालूम है, किसी को नहीं पता है कुछ, कभी भी हम जा सकते हैं। तो हमारे पास जितना वक्त है ना, उस वक्त को सही जगह हमें इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। अगर हमें लगता है हमारा पोटेंशियल 1 करोड़ रुपए महीना अर्न करने का है और हम 10 लाख रुपए में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो मुझे तब रियलाइजेशन हुआ ये बात गलत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर का पे आउट तब बढ़ता है जब उसकी टीम का पे आउट बढ़ता है। कभी भी बिना टीम के पे आउट के बढ़े आपका पे आउट बढ़ ही नहीं सकता है। आपका पे आउट हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, आपको अपने पे आउट की चिंता ही नहीं करनी है। मैं अगर कुछ बोलूंगा शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ये मेरे लेवल्स आते हैं ना, मैं अभी 3 बार अपना लेवल बैठ के खोल के देखा हूं अपनी प्रोफाइल में। ये मैं पूछ रहा था भाई मेरा कौन सा लेवल है बता दो मुझे, तो इन्होंने मुझे बताया यहां जाओगे तो प्रोफाइल में आपको आपका लेवल पता लग जाएगा। ये लेवल्स, ये पे आउट्स, ये रिकॉग्निशन, ये सब बाई प्रोडक्ट होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको एक चीज करना है, आप किसकी कितनी मदद कर सकते हैं, आप उनकी उंगली पकड़ो जो आपका हुनर है। जैसे अभी आशीष जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आपको सामने वाले को कॉन्फिडेंस ही तो ट्रांसफर करना है। आप जिस जादू की झप्पी की बात कर रहे थे असीम सर के, वही जादू की झप्पी तो हमको और आपको देना है अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? तो मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर के, मुझे पता था मेरा नाम बड़ा है, मेरी जो इनकम आ रही थी वो बहुत हैंडसम इनकम उस ऑर्गेनाइजेशन में है। आप लोग 20 लाख 15 लाख 10 लाख बोलते हैं ना, ऐसे हमारे यहाँ 10 लाख कमाने के लिए पता है कितना बिजनेस करना होता था? मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस नेटवर्क को मैं छोड़ के आया ना, वो आज भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का वहां बिजनेस करता है बिना किसी लीडर के। बात समझ में आ रही है? कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मैंने बनाया होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो वहां बहुत बड़ा करना होता था। ये तो आप लोग ब्लेस्ड है कि आपको ये प्रोवेदा मिल गया। तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल होकर के चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, कैलकुलेशंस करने शुरू किए। डेढ़ साल पहले जब कोविड से ठीक होके आए, और ये वो टाइम था जब हर आदमी का ज्यादा टाइम स्क्रीन के ऊपर जाता था। याद है आपको? दिन भर जूम मीटिंग्स होती थी, फिर फ्री होते थे यूट्यूब पे जाते थे, फिर फेसबुक खोलते थे, इंस्टाग्राम खोलते थे, करते थे कि नहीं? मैंने भाई आपको यकीन नहीं होगा 17 साल तक किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई प्लान ही नहीं देखा। कोई और भी प्लान चलता है, लोग मुझसे कहते थे हाइब्रिड ये, मैं उनको मोड़ के
मेरी कलाकारी है, मुझे जो आपसे करवाना है मैं करवा लूंगा। तो मैं उनको लेके आता था अपने यहाँ पर और मैं कहता था यही दुनिया का बेस्ट प्लान है, यही दुनिया की अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुमने यहां नहीं किया तो समझ लो तुम्हारा जीवन खराब है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग मान के जाते थे, दिवाकर सर आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने ऐसे लोग को, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने जो ट्रेनिंग दिया, जिस तरीके से मैंने अपनी टीम को ट्रेंड किया, कि आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, वो मुझे सिखाते हैं सर हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आप कहां जा रहे हैं? अरे आपको कुछ पता भी आप क्या कर रहे हैं? आप उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं जिससे बड़ा नेटवर्क तो आपका है, उस कंपनी से बड़ी कंपनी के ओनर तो आप हैं, आप अपने नेटवर्क के ओनर ही तो हैं। मेरा नेटवर्क 6 लाख लोगों का, मैंने किसी को बताया, प्लान दिखा रहा था अपने लीडर को, वो मुस्कुराने लगा जैसे ही मैंने बताया 4.5-5 लाख लोग हैं इस कंपनी के अंदर। तो मुस्कुराते हुए, पता है क्यों नहीं ज्वाइन किया मेरे साथ? देख के बोल रहा है सर आपसे बड़ा आपको पता नहीं ईश्वर बुद्धि दे। मैंने क्या हो गया? बोले 6 लाख छोड़ के 4 लाख की बात कर रहे हैं आप, 4 लाख लोग का परिवार। अब मैं उसको कैसे समझाऊं? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये वो टाइम था कि मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और एक दिन मुझे ऐसे ही डिवाइन हाक गोवा की वीडियो मिल गई और मैं कभी नहीं देखता मैं किसी को यूट्यूब पे। उस दिन मैं वॉक करते करते डिवाइन हाक का वो वीडियो देखने लग गया। मैंने कहा ये कौन सी कंपनी यार, ये तो हमारे जैसी मीटिंग करते हैं लोग, इनके लीडर्स इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं। और मैंने देखा, अच्छा मैं सोच रहा था एमडी साहब आएंगे, फिर एमडी की भी स्पीच थी वहां पर, एक बार जोरदार तालियां आसिफ सर के लिए। तो मैंने देखा यार ये हीरो टाइप आदमी कोई है, जो बड़े बड़े बाल थे ना आपके वो हैं। और मैं पता नहीं क्यों उस स्क्रीन पे देख के ना मेरा मन किया कि मैं इनसे बात करूं और मैं इनको कांटेक्ट करूं। मैंने ये बात किसी एक को बता दी। मैंने कहा यार ये प्रोवेदा कौन सी कंपनी है? बोला अरे हम बात कराते हैं आपकी एमडी से। वो एमडी से ही मेरी मुलाकात कराते हैं सर जानते हैं अच्छे से। तो कैसे तैसे करके उन्होंने एक दिन मुझे बताया, सर असीम सर आपसे मिलना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ बैठें। मैंने कहा ठीक है। कोविड के जिस बात की बात है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे गौरव जी, तो असीम सर से मैं मिला वहां पर। पहली बार मैं मिला, मैं केवल सुनता रहा, इनको देखता रहा, सुनता रहा, देखता रहा, सुनता रहा। तो मुझे एक बात समझ में आई, पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई। मेरा सब कुछ, आप यकीन मानिए, सब कुछ बहुत अच्छा था तब, पेआउट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, लोग मेरे साथ थे, मुझे कोई कष्ट नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। मैं तो ये कहता हूं, ये जो मैं यहां हूं, ये मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है, क्योंकि मेरी ही टीम मुझसे नाराज होती थी। अशेर यहां पर है, एक बार जोरदार तालियां, हमारे यूथ आइकन है अशेर जी। ये मेरे साथ अक्सर लड़ाई करते थे। मैं इनको मीटिंग में बोला करता था कि भाई जब तक मैं बस चीज में हूं, मतलब जब तक मैं उस कंपनी में हूं। तो बोलते सर ये क्यों बोलते हो? मैंने कहा भाई मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं। जिस दिन मुझे मेरी ग्रोथ नहीं समझ में आएगी, मैं यार देखो सपने हमारे हैं, ठीक है कि नहीं? ये बात पर हो सकता है सर को ऑब्जेक्शन हो जाए, पर नहीं होना चाहिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये एक आपके लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी चैलेंज है कि अगर लीडर्स आप पर भरोसा करके आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लीडर्स के भरोसे को कभी भी टूटने ना पाए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी सर की कि अगर कोई भी बीच में आएगा तो गला दबाएंगे, वो कोई भी हो, हाँ या ना? यस। तो मैं आपके साथ हूं, कोई रहे ना रहे, मैं और आप मिलकर दबाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं इनसे बोला करता था कि भाई जब तक तो मेरे ख्याल से ये जो है ना मेरे बोलने का वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसने पूरा कार्यक्रम बना दिया। मेरी टीम में कुछ लोग को मैंने ट्रेनिंग दी कि भाई जैसे मैडम बता रही थी कि जो ड्रीम आपको पूरा करना है वो आप अपने घर में लगाओ। तो मैं 1.5 साल पहले जब बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करता था, तो मैंने अपने एक लीडर से पूछा, ये जो तुमने स्क्रीन पे लगाया है, मैं हर महीने 20 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है ये सच लगाए हो? कभी इसमें कमाओगे तुम? भाई जो चीज जो चमत्कार 15 साल में नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता 15 महीने में हो जाएगा? बोला सर लगता तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा फिर कुछ कार्यक्रम चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे नहीं सर कैसे बात करते हो यहां बैठे बैठे, क्योंकि आदमी क्या कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहता है और इसीलिए उसका ग्रोथ नहीं होता है। जिस लेवल पर मैं था, देखो मैं बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं हर एक लेवल पर आप कितने भी बड़े हो जाए ना, आपको हमेशा जीरो से शुरू करने का एक अपने अंदर वो मादा रखना पड़ेगा। तो हमने वो वीडियो देख ली, वीडियो के बाद मुझे मोहब्बत हो गई, फिर हमने किसी से बता भी दिया, उसने पता नहीं कहां से जुगाड़ लगा के सर को बुला भी लिया, हम बैठ भी गए। और बैठे तो हम इस मकसद से थोड़ी बैठे थे कि हम ज्वाइन करेंगे,
हमारे तो दिमाग में कहीं था ही नहीं, कहीं 1% रहा हो तो ठीक है, वो बीच पड़ गया रहा होगा मेरे ख्याल से। हमने बैठे, आए गए, बात खत्म हो गई। गौरव जी से मेरी बात, ये रोज रात में फोन करते रहते थे। तो हमने इनको बताया यार देखो ऐसा है, पहली चीज तो कंपनी अपनी ज्वाइन, मतलब कहीं ऐसा सोचना भी गुनाह है, पाप है। दूसरी चीज करना ही है यार भाई, तुम्हें तो प्रोवेदा कर लेना तुम। तो बोला अरे प्रोवेदा में तो मेरे ये दोस्त है वो दोस्त है ऐसे। मैंने कहा अगर कुछ भी ज्वाइन करना ना तो प्रोवेदा चले जाना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, ऐसा मेरा कैलकुलेशन कह रहा है कि हिंदुस्तान की आने वाले टाइम की जो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो कोई और नहीं होगी, प्रोवेदा इंडिया। और मैं बताऊं, और देखो मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, हमने हमेशा छोटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, चाहे मैं जॉब करता था, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग आया, और उस कंपनी को हमेशा हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी तक लेके गए। ये मेरा जुनून है, और ये भी जाएगी। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। आप सब लोग ना, आप सब लोग ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो जाओगे नहीं, फिर थोड़ा जोरदार ताली बजाओ। देखो एक बात सच मानना, एक बात सच मानना, जो आपके अंतर आत्मा की आवाज होती है ना, वो प्रभु तक पहुंचती है, और जो बात बार बार आप बोलते हैं ना, वो एक दिन होके रहती है। मैंने अपने सब लोगों को 15-16 साल पहले एक चीज सिखाई थी कि जब भी प्लान देना ना, तो एक बात बोलना कि आने वाले टाइम पर हमारा नेटवर्क होगा दुबई में, हमारा नेटवर्क होगा घाना में, हमारा नेटवर्क होगा नेपाल में, हमारा नेटवर्क होगा यूएस में, और हम एक दिन इंडिया की नहीं दुनिया की मतलब एक बड़ी कंपनी बन के आएंगे। और ये बात बार बार बोलते 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 वो कंपनी बनी कि नहीं बनी? आज हम आपको यही बात कहना चाहते हैं, जब भी आज के बाद प्लान दिखाना ना, तो केवल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मत बोलना अगले 2 साल में हम यहां जा रहे हैं। हमने सर से बोला, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो पहले 2025 का वो टारगेट पहले चेंज कर दो। टारगेट आप हैप्पी वॉरियर्स को दे दो, बात खत्म। बाकी आप टारगेट बड़ा बना लो। उतनी तो हम लोग मिलकर जितने यहां पर है ना, वो अभी कर देंगे, इसी साल कर देंगे। बोलो हाँ या ना? 100% करेंगे हम, क्योंकि अब हमारा जुनून है प्रोवेदा इंडिया को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। ये हमारे लोग मुझसे पूछते हैं अरे इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के 250 करोड़। मैंने कहा भाई 250 करोड़ आप सोचो 500 करोड़ होगा, और उसमें 250 करोड़ हम करेंगे तो कितना बड़ा होगा हमारा, आप सोच के देखो। 5000 करोड़ होगा, उसमें 4000 करोड़ अगर हम करेंगे तो कितना बड़ा होगा। और वो मैं ऐसे नहीं कह रहा, 17 साल का एक्सपीरियंस क्या कोई मुझसे छीन सकता है क्या? नहीं। मैंने इतनी छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी बनते हुए देखा, वो मेरे पास एक्सपीरियंस है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बड़ी बनती है वो मैं जानता हूं, मैंने देखा है। मैंने तब वहां पर काम किया है जब वहां लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं होते थे, प्रोजेक्टर्स नहीं होते थे, ऑफिसेस नहीं होती थी। हम स्टिकर चिपका के प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाते थे, वो भी दौर हमने देखा है। तो घबराने की तो कोई जरूरत नहीं। आज ही मैं अपने किसी लीडर को बोल रहा था कि 3.5 साल में इस कंपनी ने जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जो प्रोडक्ट रेंज दी है, जिस लेवल की लीडरशिप हमारे साथ में है, ये ऑसम है। ये हमें बहुत आगे तक लेके जाने वाली है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल्स भर भर के है। लेकिन हमको और आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और दिल खोल के। अगर आप थक गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पता है आपको? परसों रात भर मैं जगा, क्योंकि मेरे रियल ब्रदर की शादी थी। कल विदाई होके आई। आप यूपी वाले हो, आपको पता दोपहर में विदाई होती है। मैं उधर दुल्हन आ रही, उधर मैं गाड़ी लेके गोरखपुर जा रहा हूं एयरपोर्ट। फिर कल रात भर लोग मुझे जगाते रहे, सोने नहीं दिए। 5 बजे सुबह मैं सोया, पता नहीं 1 आध घंटे सोया हूं कि नहीं। आज यहां पर हूं, कल फिर मेरी पूरी रात जर्नी है। मैं फिर कल चला जाऊंगा कहीं और, महाराष्ट्र। आप सोचो फिर जाके मैं मेहनत करूंगा। वो मेहनत भी तो आपको देखनी, हाँ या ना? वो मेहनत भी तो देखनी। और अगर यही मेहनत हम में से हर एक करे और एक आपस में कंपटीशन लगा ले कि आज अगर 5 प्लान आप कर रहे हैं, चलो मैं 6 प्लान के बिना सोऊंगा नहीं, इनको टक्कर दूंगा।
हर आदमी एक दूसरे से एक कंपटीशन ले ले, एक हेल्दी कंपटीशन ले ले। कैसे नहीं, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और हम भी प्राउडली बोलेंगे थोड़े टाइम के बाद वी आर नंबर 1। बड़ा मजा आता है ये बात बोलने में। अभी मुझे बहुत दर्द है इस बात का और ये दर्द बहुत जल्दी दूर करना है और हम सब मिल करके इसको दूर करेंगे। तो मैं मिला सर से, बैठा, बातचीत हुई, फिर आपका आगमन हुआ, आप सबको पूरी कहानी बताए। उसके बाद फिर लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, पर कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो मुझे भी बहुत डर था कि यार हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग को आदत नहीं है ना। हमारे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो मैं उनको देख के बताता हूँ तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर दूर, 250 मीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर। अब क्या प्रोवेदा में थोड़ा ये है, लेकिन ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई वो नहीं है। हर चीज ऐसी ही तो बड़ी होती है, हाँ या ना। अगर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात हमेशा याद रखना, यही अपॉर्चुनिटी है। वो जूते वाली कहानी सुनी है सबने? 2 सेल्समैन जूता बेचने गए हैं, सुना दो। नहीं सबने सुनी है? अच्छा, नहीं सुनी? तो मैं एक लाइन में सुनाता हूँ स्टोरी। भाई, एक कंपनी जूते वाली थी जिसने एक, मान लो अफ्रीकन कंट्री में ये सर्वे करने के लिए भेजा अपने 2 एम्प्लॉय को कि ये बताओ वहां फैक्ट्री लगाए कि नहीं लगाए, क्या स्कोप है। तो वहां पर जब दोनों गए तो एक ने रिपोर्ट करा कि साहब बिल्कुल भूल के भी मत लगाना, अरे यहां कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई जूता पहनता ही नहीं, किसी को आदत ही नहीं है, तो माल अगर बना भी लोगे तो बिकेगा नहीं, सब घाटा ही घाटा होगा। दूसरे ने बोला सर तुरंत लगाओ, 1 नहीं 4 लगाओ। तो मालिक बहुत परेशान, उसने पूछा भैया तुम्हारे उसने ऐसा बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला साहब यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जूता तो कोई पहनता ही नहीं है, किसी को आदत ही नहीं है, हम पहले पहनाएंगे, पहले फैक्ट्री लगाएंगे, माल हम कमाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना? ये सब लोग, जिसको आज लोग देखो, यही देखने का नजरिया होता है। मैंने क्या देखा प्रोवेदा में, मैंने देखा केवल 4.5 लाख लोग हैं, अरे मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव क्या है, 6 लाख लोग का परिवार चलाना और बनाना और उसको चलाना। अरे केवल इतने ही प्रोडक्ट है, अरे इतने ही केवल मार्ट और शॉपी है, मैं खुलवाऊंगा सारे मार्ट और शॉपी। बात समझ में आ रही कि नहीं? लगाओ ना कंपटीशन मेरे से, लगाओ ना मिल करके। अगले 1 साल में हिंदुस्तान के कोने कोने में शॉपी और मार्ट लगाते हैं, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में बड़े बड़े डायमंड्स लेके आते हैं। आज ये अपॉर्चुनिटी है हमारी और आपके पास, इसको हमें इनकैश करना है। इससे कंपनी बड़ी होगी और कंपनी के साथ हम बड़े होंगे। आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही, कार में आपके एक मक्खी बैठ गई 100 की स्पीड से, वो दिल्ली पहुंच गई। अब उसने क्या समझा, स्पीड किसकी है? कार की है ना। उसका योगदान क्या है? हमको और आपको क्या करना है? बैठे रहना है कमिटमेंट के साथ। यहां का बड़ा लेवल क्या है? मैं जब तक अचीव नहीं करूंगा, मैं दुनिया में चाहे कोई भी प्लान आ जाए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, मेरा कमिटमेंट में देखूंगा ही नहीं पलट के। बात समझ में आ रही है? आज बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कोई भी लेवल अचीव करो, एक्सपायरी डेट डालो। ये नहीं कि डायमंड बन के अब डायमंड बन के बैठे रहेंगे, फिर तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ या ना? 1 लाख कमा रहे हैं सर, 1 लाख कमा रहे हैं, अरे भाई 1 लाख तुम कमा रहे हो, तुम 2 लाख नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे नीचे वाला वो बेचारा 10,000 पे संघर्ष कर रहा है। जब तुम्हारा 2 लाख का कमिटमेंट होगा तभी तो उसको हाथ पकड़ के लेके ऊपर जाओगे। हाँ या ना? ये सर लो। तो हमको और आपको हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं सर ये बदलाव क्यों इतना सब कुछ के बाद? मैं कहता हूं एक वर्ड के लिए, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ, बाकी कोई कारण ही नहीं है। ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से कंपटीशन है, ना कुछ है। ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। क्योंकि प्रोवेदा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी केवल हम लिखते नहीं है, एक्चुअली ये है। एक्चुअली ये है। मैं हिंदुस्तान भर में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। मैं जिसको भी, मेरा अभी तक क्या किया, अभी आशीष जी किसी के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई इस पृथ्वी लोक में मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया प्रोवेदा आके मेरे साथ ज्वाइन कर लो। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो जो लोग मुझे सामने से अप्रोच करें ना, मैं उनको ही कैटर कर ले जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों को लाना ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को नर्चर करना पड़ता है, लोगों को लीडरशिप तक लेके जाना पड़ता है, लोगों के लिए वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है, तभी तो लोग बड़े बनेंगे। अगर आपने जल्दबाजी में 10 लीडर ले आए, पता लगा 10 को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसमें से 2 नेगेटिव हो गया, और वो क्या करेगा? जो 20 आने वाले थे उनको भी
रोक देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए मैं हाथ जोड़ के हमेशा असीम सर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं कहता हूँ सर मेरा काम मुझे, आप अपना काम करो। मैं इनसे पूछता हूँ सर नाराज तो नहीं हो रहे हो? आप बोलोगे 3.5 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना दी, क्या दिवाकर जी फालतू की बात करते रहते। मैं कहता हूँ सर ये मेरा डर है, या आप जो भी उसको समझ लें, लेकिन मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है। और मुझे पता है ये नेचर कुछ और नहीं देखता, ये हमारे और आपके इंटेंशन को देखता है, हमारा इंटेंशन कितना प्योर है। आज प्रवेदा इसलिए नहीं बड़ी हो रही कि इनके पास बहुत कुछ था, आज इंटेंशन प्योर है। आज असीम सर क्या कहते हैं, जादू की चप्पी, इनका इंटेंशन प्योर है। मुझे भी बहुत डर लगा था कंपनी चेंज करते टाइम। इन्होंने कहा सर मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने कहा सर 200% विश्वास है। बोले फिर सर फाइनल डिसीजन। और एक टाइम ऐसा था, मैंने सर को बोला, मैंने कहा कोई आए ना आए मेरे साथ पुराने, मैं सर अगर बस आपका हाथ रहे, मैं फिर से नया 6 लाख लोगों का नेटवर्क यहां पर बनाऊंगा, बस आप हाथ मत छोड़ना, आप हाथ थामे रहना। और इन्होंने कहा बिल्कुल। और वही भरोसा, उसके बाद तो मुझे समय भी नहीं मिलता बात करने का। कभी कितनी बार तो ऐसा हुआ हम दोनों लोग बात करना भी चाहते हैं, पर कभी आप बिजी कभी मैं बिजी, हम व्हाट्सएप खेल रहे हैं। 2 महीने से मैं तो कहता हूं सर ज्वाइन कराने के बाद तो आप भूल ही गए, है ना? लेकिन मजा आता है। आज हमें प्रोडक्ट चाहिए। मैंने अभी कुछ मार्केट्स नए ओपन किए, वहां पर 0 काम था। और मतलब मुझे भी भरोसा, मैंने लोगों को बोल के रखा था 2 महीने लगेंगे तुम्हारे पास प्रोडक्ट आने में, 2 महीने लगे। लोग इतने खुश गए, एक हफ्ते में प्रोडक्ट आ गया, मार्ट खुल गया, शॉपी आ गई, ट्रेनिंग शुरू हो गई। आप सोच के देखो, यही चीजें शायद बाहर वालों को पता नहीं, वो हम और आप मिल के बताएंगे, और उससे हम भी बड़े बनेंगे, प्रोवेदा भी बड़ा बनेगा। और सोचो एक दिन जब हम बोलेंगे कि हम 500 करोड़ की कंपनी में काम करते हैं, हम 1000 करोड़ की कंपनी में काम करते हैं, हम 2000 करोड़ की कंपनी में काम करते हैं, तो आपका सीना कितना फख्र से ऊंचा होगा। तो ये टीम बनाना पड़ेगा हम में से हर एक को, तब ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, तब हम बड़े होंगे, तब हमारे परिवार में खुशियां आएंगी। और अल्टीमेट गोल क्या है? मैं तो हमेशा कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनाना हमारा गोल कभी नहीं है, वो असीम सर का हो सकता है। हमारा गोल है हमारी फैमिली में, हमारे टीम के अंदर, हर एक की फैमिली में हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल बना के रखना। ये हमारा और आपका गोल है। लेकिन हमें पता है ये तब होगा जब प्रोवेदा भी बड़ा होगा, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो कहीं ऐसा ना हो कि हम नंबर वन जैसे हमारे बहुत सारे साथी, मुझे बहुत दुख होता है उनको देख के, हम नंबर 1 में हैं। भाई तुम्हारे घर में कितना जा रहा है, चाहे ना जाए, हम नंबर 1 में हैं। भाई बच्चे के, आप मैडम आपके यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स आए, आप क्या उसको ये बोलोगी कि उसके फादर नंबर 1 कंपनी में काम करते हैं, वो फीस नहीं देता है, फिर भी आप उसको एजुकेशन देंगी, नोटिस देंगे कि नहीं देंगी? लेकिन हमारे बहुत सारे भाई हैं, मैं वो जहां भी हूँ, ये वीडियो भी उन तक आप भेजिएगा। मुझे बहुत दुख होता है कि केवल नंबर वन के चक्कर में वो अपने परिवार की खुशियां भूल गए, वो कारण ही भूल गए जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। वो कारण ही भूल गए कि उनका कारण था कार खरीदना, उनका कारण था अपने माता पिता को मतलब तीर्थ व्रत कराना, उनका कारण था अपनी वाइफ के चेहरे पर स्माइल बना के रखना। अरे वो कारण याद रखो, आप भी बड़े बनो, ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा बने, चारों तरफ खुशियां हो, यही तो मकसद होना चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? तो हम इसी मकसद के साथ में प्रोवेदा के साथ है, और प्रोवेदा ने मुझे बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, जब तक इस मीटिंग में नहीं आया था, कि मैं आराम कर सकूं, लेकिन अब शायद वो अपॉर्चुनिटी भी खो गई। इतने लोगों ने कान में आके कुछ बोल दिया है कि अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई, अब और भागना पड़ेगा, अब और प्लानिंग करनी पड़ेगी, अब और मिलकर के बड़ा काम करना पड़ेगा। तो आज हम सब के साथ में सब कुछ है, पर जरूरत है आज हमें और आपको अपने साथ खड़ा होने का। प्रोवेदा में पहले महीने मुझे आज 2 महीने 7वां दिन है इस बिजनेस को ज्वाइन के, 2 महीना 7 दिन हुआ मुझे। और मुझे पहले महीने का पे आउट आया था 1,04,000 रुपए का, दूसरे महीने का पे आउट आया 4,02,000 रुपए का, जिसके अंदर ना तो ट्रेवल फंड है ना तो कार फंड है, लेकिन ठीक ठाक पे आउट है मेरे ख्याल से। ये आया तो मुझे ऐसा बताया गया कि आपने पहले महीने ये जो 1 लाख रुपए कमाया, ये भी एक मेरे ख्याल से हमारे आसपास एरिया में शायद किसी ने पहले ना किया हो, ऐसा मुझे बताया गया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा महीना जब क्लोज किया तो मैंने अपना लाइफ टाइम रॉयल्टी अचीव किया। तो मुझे बताया गया, गौरव भाई बताते हैं मेरे, इन्होंने कहा सर आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा आप खुश रहो तो हम खुश रहेंगे, है ना? तो उन्होंने कहा अच्छा किया। लेकिन बस वही है कि ये रिकॉर्ड, जैसे सर ने कभी रिकॉर्ड बनाया होगा तब कुछ भी नहीं था, पूरा
मतलब सोचो कैसे रोड, मतलब आज हम लोग को हाईवे मिल रहा है ना प्रोवेदा के अंदर, पर आप लोग के टाइम पर तो कुछ नहीं रहा होगा, ना ऑफिस रही होगी, ना किसका आप कार दिखाते रहोगे, आप बोलते रहोगे एक दिन कार आएगा। मैं आज क्या दिखाता हूँ, देखो मर्सिडीज है ना, आप दिखाते रहो एक दिन 20 लाख का पे आउट आएगा। आज मैं कहता हूँ सोलंकी साहब का, अखिलेश सर का, ये देखो 24 लाख रुपए का पे आउट है ना। मेरे लिए काम करना आसान है, और हम लोग के आने के बाद हमें ऐसा काम करना है, हमारे और आपके आने के बाद लोगों का काम हम और आसान बना दें। बनाएंगे आप सब लोग? Yes. ये तब होगा जब हम और आप मिलके काम करेंगे और बड़ा करेंगे, और इतिहास फिर लिखा जाएगा, और उसमें नाम लिखा जाएगा अमित यादव का। मुरादाबाद से अमित यादव जी आए और उन्होंने झंडे गाड़ दिए, आशीष यादव जी ने ये कर दिया, आया ना सर। आप लोगों को खुशी नहीं होगी? खुशी नहीं होगी? क्या आप चाहते कि फोटो में आप ही का केवल नाम है? आप नहीं चाहते कि मतलब अगला डिवाइन आर्क ऐसा हो कि आपको हम 5 मिनट के लिए इनवाइट करें, और एमडी सर को तो बोले वहीं से आप जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना 5 मिनट के लिए, हम लोग संभाल लेंगे। एक नेटवर्कर की यही तो ख्वाहिश होती है, हाँ या ना? तो बिल्कुल सर, सब लोग हम लोग के साथ में मिलके हम बड़ा करेंगे। मुझे पता है आज मैंने बहुत सारा टाइम लिया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा स्टेज मिला था, मैं तरस रहा था 2 महीने से 3 महीने से कि मुझे कहीं बोलने का मौका मिलेगा। सर नाराज मत होइएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। 5 लोग ने डिवाइन क्वालिफाई किया था, 2 नहीं आ पाए, 3 हम आए। रमेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, हालांकि सबके लिए बजाऊंगा मैं, लेकिन एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। और हमने बोला सब कुछ बढ़िया हो सर, लेकिन असीम सर मेरे साथ एक मेरे भाई हैं, अगर वो हाँ बोल दें आपसे मैं मुलाकात कराता हूं तो मैं हाँ बोलूंगा, नहीं दुनिया एक तरफ, हम दोनों जहां रहेंगे कमाल करेंगे। तो जब सर ने बोला हाँ सर चलते हैं, तो हम आ गए यहाँ पर। हमारे साथ यूथ आइकन है हमारे अशैर जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलके अभी आने वाले हैं। कुछ लोग पाइपलाइन में हैं, कुछ लोग अभी एक अलग ही जोन में चल रहे, उनको भी हम जल्दी लेके आएंगे। जब आपका और हमारा पे आउट बढ़ेगा तो उनका इधर आएगा कि नहीं है, विश्वास बढ़ेगा कि नहीं? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि मैं आपकी उम्मीद से ज्यादा कुछ कर सकूं, और प्रोवेदा को और आगे ले जाने में जो भी मेरी भूमिका हो सकती है मैं उसको जरूर जो है वो निर्वहन करते रहना चाहूंगा। और मिल करके एक ही सपना है, आज मैं हमेशा देख रहा हूँ वो स्लाइड कि जब हम 500, 1000, 2000 करोड़ की कंपनी बने, और बहुत प्राउडली बोले कि हम 2000 करोड़ की कंपनी में काम करते हैं, 2000 करोड़ के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और हमारी भी कंपनी, सोचो अभी नेपाल, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने बोला नेपाल ज्वाइन होगा, शुरू करेंगे, आज सोचो नेपाल शुरू हो गया, अभी बांग्लादेश की बात हो रही है, बाकी कंट्री की बात हो रही है। तो मैं तो बस, मेरे कान वो सुनने के लिए बेताब है, और मेरी आंखें वो देखने के लिए बेताब है कि मतलब ये सब कुछ हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।